चलिए दोस्तों, अब हम एक बड़ा ही हॉट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जनरली इसमें बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि कौन सी चीज नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है और कौन सी चीज नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती। अब तक आप मेरे साथ पूरा नेशनल इनकम चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपने सारे लेक्चर्स 26 के 26 उसके देख लिए होंगे, जो भी 26-27। अब मैं एक हॉट समरी आपको देने जा रहा हूं कि व्हाट टू बी इंक्लूडेड एंड व्हाट नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। आइए, ये समरी आपको मेरी बुक में मिल जाएगी। ये जो बुक है इसके अंदर नेशनल इनकम के लास्ट में ये हॉट समरी मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है 3 पेजेस के अंदर। वहां से आप इसको सारा का सारा देख भी सकते हैं। 7 पॉइंट्स हैं और इन 7 पॉइंट से बाहर कुछ भी नहीं है। इन 7 पॉइंट्स में से ही सब कुछ पूछा जाना है। आइए एक एक करके सारी बातें करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीज, नेशनल इनकम में आपने मेरे साथ पढ़ा था कि नेशनल इनकम में वही इनकम्स आती हैं जो जनरेट की गई है बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। नेशनल इनकम की जब हम बात करते हैं तो नेशनल इनकम में हम क्या देखते हैं कि इनकम शुड बी जनरेटेड बाय द रेजिडेंट्स, चाहे वो विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी हो, चाहे वो आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी हो। मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी हो, चाहे वो आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी हो, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जबकि जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की, तो हमारे कीवर्ड्स होते हैं कि दैट इट शुड बी जनरेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। वो जनरेट होनी चाहिए इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर, चाहे उसको जनरेट करने वाले रेजिडेंट्स हों, चाहे उसको जनरेट करने वाले नॉन रेजिडेंट्स हों, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। इसके बाद तीसरी चीज हमने आपको बताई थी कि जो एम्बेसी होती हैं, एम्बेसी के केस में जैसे मैंने बोला रशियन एम्बेसी सिचुएटेड इन इंडिया। अगर रशियन एम्बेसी सिचुएटेड इन इंडिया है तो रशियन एम्बेसी जो है इट इज पार्ट ऑफ रशियन इकोनॉमिक टेरिटरी, इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। अगर रशियन एम्बेसी में अगर उसने सपोज आपको ऐसे बोला, इंडियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड इन यूएसए, ध्यान से देखिए। अब इंडियन एम्बेसी है ना, तो इंडियन एम्बेसी इज अ पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी। इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी। ये इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है। अब इंडियन है मतलब इसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये रेजिडेंट है। अब रेजिडेंट है और पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी में काम हो रहा है, तो रेजिडेंट है, इस वजह से इट विल बी अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, और क्योंकि पार्ट ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी है तो इस वजह से इट विल बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। सबसे पहला फंडामेंटल तो हमें एकदम क्लियर होना चाहिए कि दैट नेशनल इनकम इज द इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट। कहाँ जनरेट हो रही है मतलब नहीं है। डोमेस्टिक इनकम इज द इनकम जनरेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। कौन जनरेट कर रहा है मुझे इससे मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक और लेता हूं, SBI earned profits in USA। SBI ने यूएसए में पैसा कमाया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अगर यूएसए में पैसा कमाया, SBI क्या है इंडिया के लिए, रेजिडेंट है, तो आप इसको नेशनल इनकम में लेंगे। बट ये पैसा कमाया कहाँ उसने, यूएसए में, दैट इज आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी, तो आप इसे डोमेस्टिक इनकम के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम के लिए क्या होना चाहिए, विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहां पर, ध्यान से देखिए। माइक्रोसॉफ्ट started new office
इन इंडिया। अब इंडिया में नया ऑफिस स्टार्ट किया। आप सबसे पहले ये बताओ, माइक्रोसॉफ्ट क्या इंडिया की रेजिडेंट है? नो, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक नॉन रेजिडेंट है, क्योंकि नॉन रेजिडेंट प्रोडक्शन कर रहा है तो नेशनल इनकम का पार्ट ये हो ही नहीं सकता। बट क्योंकि ये चीज इंडिया के अंदर की जा रही है, विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी की जा रही है, तो आप कहीं ना कहीं बोलते हैं कि सर इट्स अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम, हमें इसे कंसिडर कर लेना चाहिए। तो पहली दो बातें तो आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम को लेके, दैट इट इज जनरेटेड बाय रेजिडेंट वेयर एज द डोमेस्टिक इनकम विच इज जनरेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी वेदर बाय द रेजिडेंट्स और बाय द नॉन रेजिडेंट्स। ठीक है जी। अब इसके बाद हम आगे दूसरे मुद्दों पे बात करते हैं, फटाफट से बेशक आप नोट कर लीजिए फास्ट। बहुत सिंपल बातें हैं, ध्यान से देखिए। तीसरा जो आपका मुद्दा आता है ट्रांसफर्स। अगर किसी भी तरीके के ट्रांसफर्स हैं जिसको मैं नॉन फैक्टर इनकम्स भी बोलता हूं, नॉन फैक्टर इनकम्स इन द सेंस जिनकी वजह से कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता, या मैं बोलूं किसी भी तरीके की नो सर्विसेज और नो गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, किसी भी तरीके की कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं होता, ऐसे ट्रांसफर्स को हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम दोनों में से एक्सक्लूड करते हैं। एक्सक्लूडेड फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझिए। ट्रांसफर आपको याद है क्या होता है कि मैंने आपको कुछ पे किया बट बदले में आपने मुझे कुछ भी पेमेंट नहीं करी। पेमेंट और रिसीट विदाउट समथिंग इन रिटर्न। वेरी गुड, विदाउट समथिंग इन रिटर्न। ये मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि हम ऑलरेडी से एक वीडियो में कवर अप कर चुके हैं, होपफुली आपने देख लिया होगा ट्रांसफर वाली वीडियो। ठीक है, अब ध्यान से समझना इसके क्या एग्जांपल्स हैं। इंश्योरेंस कंपनी पेड क्लेम फॉर डिस्ट्रक्शन। इंश्योरेंस कंपनी ने डिस्ट्रक्शन हुआ और आपको क्लेम पे किया। सपोज मेरी कार में कुछ डिस्ट्रक्शन हो गया और इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया, उसका कंपनसेशन पे किया। तो अब इंश्योरेंस कंपनी अगर मुझे क्लेम पे कर रही है तो मैं बदले में उसे कुछ पे कर रहा हूं, बदले में मैं उसे कुछ भी पे नहीं कर रहा। तो बेसिकली इट्स अ ट्रांसफर पेमेंट विच विल नॉट बी इंक्लूडेड ईदर इन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। ये एक तरह से क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है, जो कि ना तो नेशनल इनकम का पार्ट है और ना ही डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। चलो एक और एग्जांपल देता हूं। मिस्टर एक्स अर्नड इन यूएसए एंड ट्रांसफर द मनी टू हिज फैमिली। मिस्टर एक्स ने यूएसए में कमाया और वहां से पैसा अपनी फैमिली को इंडिया में ट्रांसफर किया। अब इंडिया में जब वो पैसा भेज रहे हैं तो क्या कोई सिर्फ सर्विसेज जनरेट हो गई, कोई वैल्यू एडिशन हो गया, कोई गुड्स प्रोड्यूस हो गए? नहीं, कोई भी नहीं है। तो इट्स अगेन अ ट्रांसफर पेमेंट विच विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। लॉटरी इनकम, आपकी सपोज लॉटरी लग गई। अब लॉटरी अगर आपकी लग गई तो क्या बदले में आपने कुछ दिया? आपने, आपकी लॉटरी लग गई, आपको बदले में कुछ देने की जरूरत नहीं है, वो तो बाय लक आपकी लग गई। तो अगेन इट्स अ ट्रांसफर पेमेंट, देयरफॉर इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम के अंदर हम बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो कोई भी ट्रांसफर पेमेंट है, क्योंकि वो एक नॉन फैक्टर पेमेंट है, उससे कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता, कोई गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता, इस वजह से हम उसे नेशनल इनकम काउंटिंग में कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो तीन बातें आपको यहां तक क्लियर है और इसमें आपको कोई डाउट भी नहीं है। अब छोटी छोटी मैं और बातें करने जा रहा हूं, चार, ध्यान से समझना। वो क्या है, पहले आप इसे नोट करिए फास्ट। प्लीज अब देखिए, तीन बातों तक तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब अगले जो चार मुद्दे हैं ना, वहां पर जनरली आप फंस जाते हो। सबसे पहले क्या, फाइनल एक्सपेंडिचर्स आर इंक्लूडेड बट नॉट द इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स। आप फाइनल एक्सपेंडिचर्स तो इंक्लूड करोगे बट इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स को इंक्लूड नहीं करोगे। अब
मैं दोनों की बात कर रहा हूं, बोथ इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। ध्यान से देखिए फाइनल एक्सपेंडिचर होते क्या? फाइनल एक्सपेंडिचर दो तरह के हो सकते हैं। इट कैन बी ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इट कैन बी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इट कैन बी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इट कैन बी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट और हाउस होल्ड्स अगर कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एनी एक्सपेंडिचर, तो ईदर इट विल बी कंजम्पशन और इट विल बी इन्वेस्टमेंट। मतलब गवर्नमेंट और हाउस होल्ड कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, या तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा या वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। और इस वजह से गवर्नमेंट और हाउस होल्ड का कोई भी खर्चा ऑलवेज फाइनल एक्सपेंडिचर, हमेशा वो फाइनल एक्सपेंडिचर होता है और इंक्लूड किया जाता है, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। मतलब सीधी सी बात है, अगर गवर्नमेंट या हाउस होल्ड्स कोई भी खर्चा कर रहे हैं, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि वो क्या है, आपको ब्लाइंडली उसे नेशनल इनकम में लेना है। क्यों? क्योंकि या तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा या वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। बट अगर मैं प्रोडक्शन यूनिट की बात करूं, कोई प्रोडक्शन यूनिट है, तो हो सकता है उसका एक्सपेंडिचर, हो सकता है जो उसका एक्सपेंडिचर है वो इंटरमीडिएट नेचर का हो। वो किस नेचर का हो? इंटरमीडिएट नेचर का हो, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर हो, एंड उस केस के अंदर एक्सक्लूडेड फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उससे आपको सारी बातें समझ पाएंगी, बड़े आराम से समझना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया मशीनरी का, ध्यान से देखिए, मैंने आपको बोला मशीनरी परचेज्ड बाय हाउस होल्ड्स, ध्यान से समझना। फिर मैंने आपको बोला मशीनरी परचेज्ड बाय प्रोडक्शन यूनिट फॉर यूजिंग इट इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तीसरा मैंने आपको क्वेश्चन दिया मशीनरी परचेज्ड बाय डीलर फॉर रीसेल। चौथा दिया मशीनरी परचेज्ड बाय गवर्नमेंट। अब ध्यान से समझना एक एक चीज, अगर आप ये एग्जांपल समझ गए काफी सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। हाउस होल्ड्स ने खरीदा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, आएगा ही आएगा, आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं। चाहे वो नेशनल इनकम हो उसमें भी आएगा, डोमेस्टिक इनकम हो उसमें भी आएगा, ठीक है। मशीनरी परचेज बाय प्रोडक्शन यूनिट फॉर यूजिंग इट इन प्रोडक्शन प्रोसेस। अब यहां पर मशीनरी प्रोडक्शन यूनिट ने परचेज करी है प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करने के लिए, जबकि यहां पर उसने परचेज करी है रीसेल पर्पस के लिए। मैंने आपको क्या बोला कि प्रोडक्शन यूनिट जो एक्सपेंडिचर कर सकती है, हो सकता है वो इंटरमीडिएट हो और हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो। इन्वेस्टमेंट है तो नेशनल इनकम में भी आएगा और डोमेस्टिक इनकम में भी आएगा, बट अगर वो इंटरमीडिएट है तो वो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में नहीं आएगा। अब जिन बच्चों को ये दिक्कत है कि कैसे पता लगाएं कि वो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है, ध्यान से सुनना बेटा, कैसे पता लगाएं कि वो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है। तो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स होते हैं बेसिकली, या तो आपने कोई चीज खरीदी है रीसेल पर्पस से, किस पर्पस से खरीदी है? रीसेल पर्पस से, या कंप्लीटली यूज्ड अप इन प्रोडक्शन प्रोसेस, कि पूरा का पूरा वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो जाए। इसके मैं आपको रेफर करना चाहता हूं रॉ मटेरियल। या तो आपका वो रॉ मटेरियल है या आपने कोई चीज खरीदी है रीसेल पर्पस के लिए, तो हम उसको बोलते हैं कि वो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, कंप्लीटली यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और यू कैन से रीसेल पर्पस, यू कैन से इट्स अ इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। नाउ सी, यहां पर प्रोडक्शन यूनिट ने फॉर यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस मशीनरी प्रोडक्शन करने के लिए खरीदी है, तो हियर इट्स अ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड यस इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और द डोमेस्टिक इनकम। बट
परचेज बाय डीलर फॉर रीसेल, इट्स वेरी क्लियर कि इट्स अ इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। डीलर भी अपने आप में एक प्रोडक्शन यूनिट है, जो किसी भी चीज की सेल परचेज कर रहा है वो एक प्रोडक्शन यूनिट है। तो ये इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है, ये फाइनल एक्सपेंडिचर नहीं है, तो इसलिए ये नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा। और मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बोलूं, आपको इतने डिटेल बाइफर्केशन करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आप सिर्फ लिख के आ जाना यस इट्स अ फाइनल एक्सपेंडिचर आएगा, यस इट्स अगेन अ फाइनल एक्सपेंडिचर आएगा, क्योंकि फाइनल एक्सपेंडिचर में दोनों चीज आ जाती है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। खामखा आप कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट में बाइफर्केट करने चले गए और वो अंदर का बाइफर्केशन आपने गलत कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। मशीनरी परचेज बाय गवर्नमेंट, सोचना ही नहीं जी, फाइनल एक्सपेंडिचर आएगा, बस आएगा, सीधी सी बात है। तो मैंने आपको छोटी बातें थोड़ी सी सिखाई हैं क्या, कि फाइनल एक्सपेंडिचर इट कैन बी कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट, हमें नहीं सोचना। फाइनल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट और हाउस होल्ड कोई भी खर्चा करते हैं वो हमेशा फाइनल होता है, इसलिए नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम में आएगा। बट अगर प्रोडक्शन यूनिट कोई खर्चा कर रही है तो माइट भी वो इन्वेस्टमेंट और माइट भी इंटरमीडिएट हो, इंटरमीडिएट है तो नहीं आएगा, बट अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है तो वो डेफिनेटली आएगा। और एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखिए, फटाफट इसे आप पहले नोट करिए। चलिए मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। लॉयर फीस पेड बाय हाउसहोल्ड्स, प्रोडक्शन यूनिट, गवर्नमेंट। लॉयर की फीस पे करी हाउस होल्ड ने, प्रोडक्शन यूनिट ने और गवर्नमेंट ने। अब सोचना ही नहीं जी, फाइनल एक्सपेंडिचर है आएगा, फाइनल एक्सपेंडिचर है आएगा। अब यहां भाई लॉयर को फीस पे करना क्या इन्वेस्टमेंट है, बस इतना सोचो। कंजम्पशन है ये मत सोचो, आप ये सोचो लॉयर को फीस पे करना क्या इन्वेस्टमेंट है, नहीं है, तो ये क्या है, इंटरमीडिएट है, इट्स अ इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, इसलिए नेशनल इनकम काउंटिंग के अंदर नहीं आया। इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो कि या तो रॉ मटेरियल पे या कुछ भी ऐसी सर्विसेज के ऊपर हैं जो प्रोडक्शन करने में हेल्प करती हैं। तो प्रोडक्शन यूनिट ने अगर लॉयर की फीस पे किया, इट्स अ इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर एंड दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, वो नेशनल इनकम का पार्ट हो ही नहीं सकता। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं देखता हूं कोई और एग्जांपल आपके लिए अगर मैंने इकट्ठा कर रखा हो इसके अंदर, नहीं। चलिए, तो आपको ये बातें समझ में आ गई, फाइनल एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर को लेके सारी की सारी। तो पहला पॉइंट रेजिडेंट को लेके, दूसरा पॉइंट इकोनॉमिक टेरिटरी, तीसरा होता है ट्रांसफर, चौथा होता है एक्सपेंडिचर को लेके वो आपको टारगेट कर सकता है। ठीक है जी। अब हम फिफ्थ एस्पेक्ट की बात करने जा रहे हैं। फिफ्थ एस्पेक्ट हमारा कौन सा है बेटा, फिफ्थ एस्पेक्ट है इंटरेस्ट पेमेंट्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक, ध्यान से समझो, वो आपको इसमें बहुत फंसाता है कि इंटरेस्ट पेमेंट्स हुई है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय प्रोडक्शन यूनिट, इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट, बहुत सारी चीजों में फंसाता है। बहुत सिंपल सी चीज सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो, इंटरेस्ट पेमेंट तीन तरह की हो सकती है, या तो वो किसी प्रोडक्शन यूनिट ने करी है, या वो हाउस होल्ड ने करी है, या वो हो सकता है किसने करी हो, गवर्नमेंट ने। हो सकता है वो प्रोडक्शन यूनिट ने करी हो सकता है वो हाउस होल्ड ने करी हो, और हो सकता है वो गवर्नमेंट ने करी है। अगर इंटरेस्ट पेमेंट किसी प्रोडक्शन यूनिट ने करी है तो इट्स अ फैक्टर पेमेंट एंड ऑलवेज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। उससे आप हमेशा नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में लेंगे, और डोमेस्टिक इनकम। बट अगर हाउस होल्ड ने पेमेंट करी है इंटरेस्ट की, तो इट्स ऑलवेज अ नॉन फैक्टर पेमेंट। वो एक नॉन फैक्टर पेमेंट है जिसको आप एक्सक्लूड करेंगे, किसमें से, नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में से। बट अगर वो इंटरेस्ट पेमेंट करी है गवर्नमेंट ने, और ऐसे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने पे किया, जनरल गवर्नमेंट ने, तो जनरल गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट पे करती है वो उसने लोन लिया होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, दैट इज कंजम्पशन पर्पस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए लिया होता है, और विच इज अ नॉन फैक्टर पेमेंट, जो कि एक तरह से क्या होती है, नॉन फैक्टर पेमेंट होती है। इस वजह से आप उसे एक्सक्लूड करते हो फ्रॉम
नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, आप उसमें से उसे एक्सक्लूड करते हैं। बट अगर ये इंटरेस्ट पेमेंट हुई है, उसने बोला है कि इन्वेस्टमेंट पर्पस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो आप उसे ले सकते हैं। बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमेशा जनरल गवर्नमेंट ही आपको देता है। मतलब सीधी सी बात है, इंटरेस्ट पेमेंट प्रोडक्शन यूनिट ने करी है, हमेशा आएगा बिकॉज इट्स अ फैक्टर पेमेंट। बट हाउस होल्ड और गवर्नमेंट ने करी है तो वो नहीं आएगा नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में। फॉर एग्जाम्पल आपसे वो ऐसे पूछता है, बैंक पेड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, जानबूझ कैसे लिखेगा, किसने पे किया, बैंक, व्हाट इट इज, प्रोडक्शन यूनिट। और मैंने क्या बताया, प्रोडक्शन यूनिट का इंटरेस्ट ऑलवेज इंक्लूडेड, सोचना ही नहीं आपको इसके अंदर। बट अगर वो आपको ऐसे बोलता है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर एडमिन पर्पसेस, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस के लोन लिए, तो आएगा यस, नो, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, नहीं आएगा। उसने आपको बोला इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय इंडिविजुअल फॉर बाइंग न्यू कार, हाँ जी, न्यू कार खरीदने के लिए लिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंडिविजुअल ने, हाउस होल्ड है, नॉन फैक्टर पेमेंट है, नहीं आएगा, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इसको हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया इंटरेस्ट पेमेंट्स को लेके, इफ इट इज बाय प्रोडक्शन यूनिट ऑलवेज इंक्लूडेड, इफ इट इज बाय हाउस होल्ड एक्सक्लूडेड, इफ इट इज बाय गवर्नमेंट एक्सक्लूडेड, बिकॉज वो हमेशा आपको देगा कि जनरल गवर्नमेंट से लिया। हाँ, अगर उसने लिख दिया है गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है, तो ही आपको स्पेसिफिकली उसे इंक्लूड करने की जरूरत है। तो 5 चीजें यहां तक आप सीख चुके, रेजिडेंट बेसिस पे, इकोनॉमिक टेरिटरी बेसिस पे, ट्रांसफर बेसिस पे, फाइनल एक्सपेंडिचर इंटरमीडिएट के बेसिस पे, और आपने नेक्स्ट करा मेरे साथ इंटरेस्ट के बेसिस पे। ठीक है जी, अब हम आगे 2 बातें और करते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए, इसके बाद जो 6th आपका आता है, सेकेंड हैंड गुड्स या फाइनेंशियल एसेट्स। वो आपको कहता है कि भैया एक मैंने सेकेंड हैंड गुड खरीदा, बेचा, या शेयर्स खरीदे, फाइनेंशियल एसेट्स हो गए आपके शेयर्स, डिबेंचर्स, इनको खरीदा बेचा। तो सेकेंड हैंड गुड या फाइनेंशियल एसेट्स की वजह से किसी भी तरीके का कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता, देयरफॉर always excluded from national income और domestic income। इसको आप हमेशा नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम से एक्सक्लूड करके चलोगे, कभी भी आपको इसे कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। वो आपको कुछ भी लिख के दे, सेल ऑफ शेयर्स, परचेज ऑफ शेयर्स, और कोई भी कर रहा हूं, मुझे इससे मतलब नहीं है, सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड, ये वो कुछ भी लिखे, सेकेंड हैंड गुड्स या फाइनेंशियल एसेट्स हैं। फाइनेंशियल एसेट्स इन द सेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, वो कभी भी नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम की काउंटिंग में नहीं आएंगे। हाउएवर देयर माइट बी अ सिचुएशन, वो आपको ऐसे फंसा दे, कमीशन पेड ऑन सेल, या लिख दे परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स या फाइनेंशियल एसेट्स। और हो सकता है वो जानबूझ के कमीशन की जगह वर्ड यूज करे ब्रोकरेज। तो उस केस के अंदर ये जो है ब्रोकरेज, ये एक फैक्टर पेमेंट होती है, और फैक्टर पेमेंट होने की वजह से वो नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम के अंदर आएगी। हम वो आपसे सेल परचेज ऑफ शेयर्स नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है उस पे जो कमीशन हुई है या ब्रोकरेज पे किया उसका ट्रीटमेंट बताओ। तो कमीशन या ब्रोकरेज एक फैक्टर पेमेंट है जो कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के अंदर आएगी, उसके बारे में आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये बात भी आपको क्लियर हो चुकी है। एंड द लास्ट पॉइंट, इम्प्यूटेड वैल्यू। इम्प्यूटेड वैल्यू, ये इम्प्यूटेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज
आपने खुद कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, आपने खुद कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, तो उसकी जो भी एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं, उसकी जो भी एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं वो नेशनल इनकम काउंटिंग के अंदर हम जरूर लेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको इसको देता हूं कि ध्यान से देखिए, कैपिटल प्रोवाइडेड बाय ओनर, ओनर ने खुद ही कैपिटल प्रोवाइड करी है। अब ओनर ने कैपिटल, ओनर ने ही फाइनेंसर का रोल भी एज्यूम कर लिया। आपको पता है 4 लोग होते हैं, कौन कौन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर ने ही कैपिटल दे दी, मतलब वही फाइनेंसर है। तो उस पे आप एक इंटरेस्ट एस्टिमेट करते हो जो नेशनल इनकम में आएगा। मतलब इम्प्यूटेड वैल्यूज किसकी? ऑफ सेल्फ प्रोवाइडेड सर्विसेज इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। उसके बारे में कोई थॉट नहीं है। तो ले देखिए टोटल 7 पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट वॉज रेजिडेंट, सेकेंड वॉज इकोनॉमिक टेरिटरी, हमेशा क्वेश्चन इन्हीं चीजों पे आपका फंसेगा। सेकेंड इज इकोनॉमिक टेरिटरी, थर्ड इज ट्रांसफर, फोर्थ इज फाइनल वर्सेस इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, fifth is interest, sixth was second hand या financial asset, and इसके बाद जो सेवेंथ है आपका that is imputed value, that is estimated value of inputs provided by owner। मेन तो आपके पहले 6 हैं, इसी में से आपका हमेशा अगर क्वेश्चन में उसने लिख दिया इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ कैपिटल या इम्प्यूटेड वैल्यू लिखा हुआ है, सीधी सी बात आपको नेशनल इनकम में उसे कंसिडर करना है। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट्स पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेदर टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम और नॉट। तो वैसे अगर आपने सारा का सारा अभी तक पूरा नेशनल इनकम के लेक्चर्स जो कि eScholars.in पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं वो आपने देख लिए हैं, तो इसको समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। बड़े रिलैक्स मैनर में आप ये सारी समरी समझ पाए होंगे और इसको एग्जाम से पहले एक बार आप जरूर देखेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।